बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा कौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 7वीं कक्षा 7 का पाठ 17वां मौत का पहाड़ इसको पढ़ेंगे। ये हमारी हिंदी की किताब दूरवा भाग 2 से लिया गया है। यह एक चित्रकथा है बच्चों। चित्रकथा मतलब होता है चित्र प्लस कथा, मतलब इसमें चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और कथा मतलब कहानी कि इसकी क्या कहानी है। और ये चित्रकथा ये आदिवासी कला होती है जो महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति द्वारा प्रचलित होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चित्रकथा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मौत का पहाड़। इचरो और चिरो दो ही भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। क्या नाम थे इनके? इचरो और चिरो। शाम को जब वे घर लौटते उनकी माँ सुमी नाम की उसकी माँ थी, जो मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी और कहती थी, आओ मेरे बेटो, भोजन तैयार है। वो उसकी माँ उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। आप सबकी माँ भी करती ना, जैसे आप स्कूल से आते हैं तो कैसे आपके लिए कुछ ना कुछ डिश बना कर रखती है, बोलती मेरे बच्चे खा लो। इसी तरह उसकी माँ भी उनके लिए भोजन तैयार करके रखती थी। पर कुछ दिनों से इचरो और चिरो उदास रहने लगे थे। दोनों भाई उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे। कोहरा मतलब जो ठंडी के टाइम पे होता है ना, सर्दियों में कोहरा, सुबह धुंध बोलते हैं, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, तो वो कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे, जिसके ऊपर कोहरा ही कोहरा होता था। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। जो पहाड़ वो देख रहे थे ना दूर से, उस पहाड़ पर वह 70 वर्ष के जैसे ही हो जाते थे बूढ़े, तो उनको इस पहाड़ पर छोड़ दिया जाता था। यह नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार यह था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते। उस राज्य का जो राजा था, उसकी सोच यह थी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते वो कुछ ही काम के नहीं होते, बोझ होते हैं। तो जैसे ही 70 वर्ष के बूढ़े होते थे, उनको इस पहाड़ पर लाकर छोड़ दिया जाता था। इस नियम में यह बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये लोग वो नहीं समझते थे, बस बूढ़ों को बोझ समझते थे। और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है, आज मैं 70 वर्ष की हो गई। अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुंचाओ जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अब उसकी माँ ने कहा कि बच्चों, मुझे उस पहाड़ पर छोड़ाओ क्योंकि मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। फिर उसके बच्चे बोलते हैं, माँ, हम ऐसे शब्द सुन भी नहीं सकते। तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहाँ कैसे पहुँचाएं? उसके बच्चे उदास थे क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर राज्य का तो नियम यही था। तो मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे? कोई चारा ना था, उसकी माँ ने बोला। और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा। कपड़े सब दुरुस्त हो गए, मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। अब वो बेचारी उदास थी क्योंकि उसको घर छोड़कर जाना था, तो उसने सारा काम कर दिया था अपने बच्चों का। उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। तो पहाड़ पे बूढ़ों से तो चढ़ते बनता नहीं है, तो उनको डोली में बिठाकर, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, उस पर बिठाकर उसके बच्चों ने उसको ले गए। यात्रा काफ़ी लंबी थी। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी में पहुँचे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सभी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। सरकंड एक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं। तो वो उसकी माँ क्या कर रही थी, उनको सबको तोड़ के गिराती जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी। अब वो बूढ़े जो लोग होते हैं बच्चों, वो बहुत अनुभवी होते हैं। उनको सब अनुभव रहता है कि उनकी ज़िंदगी में इतने समय उन्होंने ज़िंदगी बिताई है जैसे, तो उनको अनुभव हो जाता है। तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे लौट के आएंगे तो ये निशान देखते हुए रास्ता नहीं भूलेंगे। और वह हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में ही सोच रही थी। एक माँ अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है, उसी तरह वो भी अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। बच्चे और उसकी माँ पहाड़ पर पहुंच गए। जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस राह से आए उसी से वापस लौटना, उसकी माँ ने दोनों बच्चों से कहा। अलविदा हमारी प्राण प्यारी माँ। अब बच्चे भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, पर नियम था इसलिए उनको छोड़ के आना पड़ा। इचरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े, कितना भयंकर, कितना शर्मनाक है। उन दोनों बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर थे। अब क्या हुआ, अंधेरा हो चला था और बर्फ़ भी गिरने लगी थी।
उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। अब बर्फ़ गिरने लगी, शाम भी रात भी होने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि हम छोटे रास्ते से निकल जाएं। अचानक बर्फ़ के फाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। अचानक बर्फ़ क्या तेज़ गिरने लगी और तूफान शुरू हो गया। अब कैसे जाएं, हम कहाँ हैं? इचरो, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है, चिरो ने अपने भाई इचरो से कहा। और निराश होकर वे वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उनको लगा था हम रास्ता भटक गए हैं, तो जहाँ से आए हम वहीं चल देते हैं। माँ, तुम कहाँ हो? हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो? उन्होंने अपनी माँ को वापस आवाज़ लगाई। बर्फ से सुन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आ गई। अब वो भी बेचारी उदास थी और पहाड़ियों के पीछे पड़ी थी। उसको ऐसा लगा था ना मेरे बच्चे छोड़ कर चले गए। अब उसको उसके बच्चों की आवाज़ आई, तो उसमें थोड़ी चेतना आ गई, मतलब थोड़ी एनर्जी आ गई। बच्चों को मेरी ज़रूरत है, उसने सोचा। इचरो और चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर ले चले। अब उन्होंने क्या किया, उनकी माँ को वापस डोली में बैठा लिया और घर वापस ले चले। वे देखो, टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों, उसकी माँ ने बताया। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ से नीचे ले आई, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनमें बहुत समझ होती है, तो वो अपने अनुभव से, अपनी समझ से सब मुश्किलों को आसान कर देते हैं। उसी तरह इनकी माँ ने भी किया और अब उनका घर आ गया। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, दोनों बच्चों ने उसकी माँ को गले लगाते हुए कहा। इचरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया, ताकि गांव वाले और सिपाहियों को उसको पता न चले। अब उन्होंने राजा के डर के मारे और गांव वाले के मारे उसको छुपा दिया। वे तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। अब सबको तो ऐसा लगा कि उन्होंने उनकी माँ को पहाड़ पर छोड़ आया, पर उन्होंने वापस ले आए थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलाया। मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा, राजा ने कहा। पहला काम यह है कि राख की रस्सी बनाकर लाओ। अब राजा थोड़ा ऐसे ही था, घमंडी और ऊटपटांग बातें करने वाला, तो उसने क्या कहा कि राख की रस्सी बनाकर लाओ। रस्सी, सो भी राख की। सबने सोचा राख की रस्सी कैसी बनेगी। राख बच्चों आप जानते हैं, जो उपले जला के बनाई जाती है उसको राख कहते हैं। तो राख की रस्सी बनाकर लाओ। इचरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। अब दोनों भाई ने अपनी माँ को बताया। अरे बड़ा आसान है, एक रस्सी लो, माँ ने कहा। उस पर खूब नमक का पानी मलो, फिर उसे एक पतरे पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी, पर नमक की वजह से वह बिखरेगी नहीं। जैसे रस्सी लंबी लंबी रहती ना, उस पर पूरी, उन्होंने कहा, नमक की एक मोटी परत लगा दो और उसको आग लगा दो। अब रस्सी जल तो जाएगी, पर नमक की वजह से वो बिखरेगी नहीं, उसकी माँ ने बताया, क्योंकि उसकी माँ को बहुत अनुभव था। अगले दिन दरबार में काम पूरा कर लाए। अति उत्तम, तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। इचरो और चिरो महाराज, दोनों ने अपने नाम बताए। बहुत खूब, राजा ने कहा। और याद है ना, जो लोग यह काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, राजा ने कहा। और बाकी सब गाँव वालों ने जुर्माना भर दिया। अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। शंख आप सब जानते हैं ना, जो मंदिर में रखा रहता है, जिसको बजाया जाता है। अब उसके आर पार उसने क्या कहा, धागा पिरोना है। अब सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। पहला कदम है कि चींटी को पकड़ना। सुमी ने कहा, उसकी माँ ने, उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। तो सुमी, जो इरो चिरो की माँ थी, उन्होंने क्या कहा, चींटी के पैर में एक धागा बांधकर उसको शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो, क्योंकि शंख में से आर पार धागा पुराना, शंख अंदर से आपने देखा ना कैसा आड़ा टेढ़ा रहता है, तो इसमें धागा पुराना बहुत मुश्किल काम था। तो सुमी, जो इरो चिरो की माँ थी, उसने अपना दिमाग लगाया। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने उसने रख दिए। फिर क्या किया, चावल के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी, तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा, सुमी ने सोचा। और राजा की खुशी की सीमा न रही। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। सुमो की होशियारी से उसने फिर उसमें धागा पिरो दिया शंख में। ठीक है। अब तीसरा काम था, बांस के टुकड़े में जड़ और तने की ओर के सिरों की पहचानना। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया कि जो बांस का टुकड़ा रहता है, इसमें क्या पहचानना था, जड़ और तने। क्योंकि बांस का टुकड़ा कैसा रहता है, आपने देखा है ना, उसमें जड़ और तना समझ में नहीं आता, इसलिए। अब बांस के टुकड़े को पानी में डालिए, जो सिरा तैरेगा वह तने की ओर है और जो डूबेगा वह जड़ की ओर है।
लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिया। क्योंकि ये सब कौन बता रहा था? इरो और चिरो की माँ। अब राजा बोलता है, एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो, राजा ने कहा। तो राजा को बताया यह काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। अचानक इस डिब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने से वह दोनों ओर से खुल जाएगा, उनकी माँ ने कहा। अब चमड़े के गोल टुकड़े काटकर इसके दोनों ओर मर दो, मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियाँ अंदर छोड़ दो। चिरो और सिरो की माँ ने आइडिया बताया। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियाँ घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढुप ढुप की आवाज़ आने लगी और ढोल अपने आप बजने लगा। उसने देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया था कि अचार के डब्बे को दोनों तरफ से काट दिया, एक तरफ से ढक्कन हटा दिया, एक तरफ से काट दिया और चमड़े का जो रहता ना उसको लगा दिया और मधुमक्खी छोड़ दिया। मधुमक्खी उड़ेंगी तो इधर टकराएंगी तो आवाज़ तो आएगी। चमत्कार, राजा ने कहा। चमत्कार? मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में ए लड़कों, मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। मतलब ये हार उसने दिया। महाराज रुकिए, हमसे एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं, उन दोनों ने कहा। इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ है, जिन्होंने हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है, दोनों बच्चों ने बोल दिया। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी है, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो, राजा ने गुस्से में कहा। तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। हाँ हाँ। फिर राजा हंसने लगा। इचरो चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दय नियम को रद्द करता हूँ, राजा ने सोचा और कहा। महाराज कृपा करके इन गांव वाले के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीब तर हो गए हैं। मैं न सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। राजा की आंखें खुल गई। राजा समझ गया और जल्दी ही दरबार में। सब सुमी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, राजा ने सुमी से कहा। अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पहाड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहाँ छोड़ने के लिए नहीं आना पड़ता है। क्योंकि इस कहानी से राजा समझ गया कि जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं उनमें अनुभव, समझदारी, होशियारी सब कुछ रहती हैं। तो वो अपनी ही होशियारी, समझ, अनुभव से कितने ही मुश्किल काम हो उनको आसान कर देते हैं। ये सब राजा समझ गया था। तो उसने यह नियम रद्द कर दिया कि बूढ़ों को जो 70 वर्ष के हो जाए उनको पहाड़ पर छोड़ के आना है, उसने ये नियम हटा दिया था। तो उस दिन से जो पहाड़ था उसको मौत का पहाड़ कहने लगे थे, तो वो सूना पड़ा था, क्योंकि कोई भी बच्चे, कोई भी बेटे अपने माँ बाप को अब उस पर छोड़कर नहीं आते थे। ये हमारी कहानी हुई। बहुत अच्छी कहानी थी बच्चों। धन्यवाद। आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।